Hello everyone, I hope you all are doing well. So in today's video, we'll be studying few tips and tricks to write a good judgment. अब एक जजमेंट लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है. एक जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट्स जजमेंट राइटिंग वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. इस पर्टिकुलर पार्ट से एग्जामिनर ये कंस्ट्रू करता है कि क्या आप एक बेटर जज बन पाओगे या नहीं बन पाओगे. तो उस चीज़ का एंटिसिपेशन वो कैसे लगाता है, आपके मैनरिज्म से आप अपना जजमेंट कैसे लिखते हो. तो इस वजह से ये जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. So now in today's video I have divided my video into 4 parts. So in the first part I'll be discussing about the importance of a judgment. In the second part I'll be discussing about the purpose of a judgment. In the third part I'll be telling you people the contents of a judgment. अब यहाँ पे मैंने बेसिक वर्सेस प्रो लिखा हुआ है. तो ये बेसिक वर्सेस प्रो क्या है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ. अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे, इस टिप्स एंड ट्रिक्स पे आप टोटली अपना रिलायंस प्लेस कर सकते हो. आप टोटली रिलाई कर सकते हो. क्यों रिलाई कर सकते हो ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. लास्ट में सारे सस्पेंस को मैं अनफोल्ड कर दूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन. सो फर्स्ट वील स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जजमेंट. एक अच्छा जजमेंट लिखने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नुआंसेस. जजमेंट क्यों होता है, हमें क्यों ज़रूरत है, तो उस थॉट प्रोसेस को पहले आइए समझते हैं. देन यू पीपल विल बी बेटर प्लेस्ड टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ अ जजमेंट, और तब आप एक अच्छा जजमेंट लिख भी सकते हो. और इस पूरे वीडियो को मैं एक लेमैन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इजी कम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ. सो सबसे पहले हमको एक अच्छा जजमेंट लिखने के लिए उसके इम्पोर्टेंस को जानना ज़रूरी है, उसके पर्पस को जानना ज़रूरी है. उसके बाद फिर क्या कंटेंट्स होगा, क्या एलिमेंट्स होगा, वो हम समझते हैं. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है ना, और जजमेंट होता क्या है. तो इन अ लेमैन्स टर्म वी कैन से कि जजमेंट मीन्स अ जुडिशियल ओपिनियन which tells the story of the case, like what the case is about, how the court is resolving the case, and what logic the court is putting. तो ये एक बहुत ही लेमैन एक्सप्लेनेशन हो गया जजमेंट का. अब इसको आइए थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं. तो जजमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जजमेंट इज अ डिसीजन और अ सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट इन लीगल प्रोसीडिंग. लीगल प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोसीडिंग जो है लीगल होनी चाहिए. तो डिसीजन और सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट इन लीगल प्रोसीडिंग along with reasoning of a judge which leads him to his decision. इसे हम बोलते हैं अ जजमेंट. तो जजमेंट से हमको रीजनिंग पता चलता है एक जज का. अब जजमेंट क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जजमेंट, व्हाट पर्पस डज इट सॉल्व. सो इसके 4 पॉइंटर्स है, ये आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. जजमेंट का पर्पस क्या होता है. सो द फर्स्ट पर्पस दैट अ जजमेंट सॉल्व इज इट स्पेल आउट जजेस ओन थॉट्स. आपने क्या रीजनिंग लगाया है, क्या आपने रीजनिंग अप्लाई किया है, वो अगर आप उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखते हो तो आप खुद भी रीड करोगे, तो आपको इन फ्यूचर में आप उसको अगर रेफर करोगे तो आपके अपने खुद के थॉट प्रोसेस को समझने में काम आएगा. टू टू स्पेल आउट जजेस ओन थॉट्स आप जजमेंट लिखते हो. दूसरा पर्पस क्या सॉल्व होता है उससे, यू एक्सप्लेन योर डिसीजन टू पार्टीज. अगर आप मान लो जजमेंट ओरली बोल देते, कुछ बोल देते पार्टीज को, कुछ समझ में नहीं आया, मान लीजिए 4 दिन बाद वो भूल गए कि यार पता नहीं जज ने बोला क्या था, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा. इसीलिए
आप एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, मतलब आप राइटिंग में एक जजमेंट अपना डिटेल लिखते हो और फिर अपना रीजनिंग, अपना डिसीजन आप पार्टीज को समझाते हो, तो पार्टीज को भी क्लियर हो जाता है कि कौन से पॉइंट पे उनका मेरिट नहीं था और जिस वजह से उनका केस डिसमिस हुआ या उनकी फेवर में गया। तीसरा पर्पस दैट इट सॉल्व इज टू कम्युनिकेट द रीजंस फॉर डिसीजंस टू द पब्लिक एट लार्ज। अब पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये जज ने ऐसा क्यों किया, क्या थॉट प्रोसेस था भाई, क्या लॉजिक था, क्या वो फेयर था, क्या वो अनजस्टिफाइबल था, ये कैसे पता चलेगा? ये हमको एक जज के रीजनिंग से ही पता चलता है। ठीक है, सो टू कम्युनिकेट रीजंस फॉर डिसीजन टू पब्लिक। चौथा पर्पस क्या सॉल्व करता है? टू प्रोवाइड रीजंस फॉर एन अपील कोर्ट टू कंसिडर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मान लीजिए आप अपना रीजनिंग देते ही नहीं हो कि आपने क्या लॉजिक से, क्या रीजनिंग से इस पर्टिकुलर डिसीजन को हेल्ड किया है, तो जो एपेक्स कोर्ट रहेंगे, जब कोई पार्टी अपील करेगा तो एपेक्स कोर्ट कैसे समझेगा कि रीजनिंग आपने क्या लगाया था, कौन सा लॉ आपने अप्लाई किया है, किस ग्राउंड पे ये पार्टीज अपील कर रही है, इनको क्या लग रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो एपेक्स कोर्ट को तभी पता चलेगा जब आप अपना रीजनिंग दे रहोगे एक जजमेंट में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पर्पस जो है जजमेंट सॉल्व करता है। वन मोर थिंग दैट यू पीपल नीड्स टू कीप इट इन योर माइंड कि डिसीजन मस्ट नॉट ओनली बी एक्यूरेट but it must also be reasonable, logical and easily comprehensible। आप जब जजमेंट लिखते हो ना, तो एक गलती क्या स्टूडेंट करते हैं, ये बहुत बहुत ही क्रूशियल थिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जजमेंट बहुत ही क्या कहते हैं, इजी लैंग्वेज को छोड़ करके अपना वोकैब उसमें फ्लॉन्ट करने लगते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें पुट करते हैं, एंड वी थिंक कि इट्स गोना क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। बट ऐसा नहीं है। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, ये बैकफायर कर जाता है, क्योंकि आम इंसान को ना एक इजी कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज में जजमेंट चाहिए। आप बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बहुत डिफ़िकल्ट पैराज, फ्रेजेस आप लिखोगे तो पार्टीज को समझ ही नहीं आएगा, पब्लिक को समझ ही नहीं आएगा, तो जो पर्पस है वो डिफाई हो जाता है। तो जितना कोशिश आप कर सके ना, आपको उसको इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। अब कंटेंट्स ऑफ अ जजमेंट, आइए हम लोग पर्पस ऑफ अ जजमेंट ने पढ़ लिया है, कंटेंट्स ऑफ अ जजमेंट पर आते हैं हम लोग। ये बेसिक वर्सेस प्रो का क्या सीन है, आइए अब मैं अनफोल्ड करता हूँ। सो जजमेंट में 4 बेसिक एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स इसलिए होने चाहिए ताकि एक आम इंसान को समझ आ सके कि क्या चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है जजमेंट के, वो क्या हैं? तो पहला है स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। एक जजमेंट में फैक्ट्स आपको मेंशन करना ज़रूरी है। दूसरा, लीगल इश्यूज और क्वेश्चंस। क्या लीगल इशू है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड इज योर डेलिबरेशन टू रीच एट अ पर्टिकुलर डिसीजन। डेलिबरेशन में यहाँ का मतलब है कि आप कैसे, कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना? तो आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ आपके डेलिबरेशन में दिखता है। और चौथा होता है द रेशियो और कंक्लूसिव डिसीजन। ये एक फाइनलिटी प्रोवाइड करता है कि अच्छा ठीक है, इतना तो आपने लिख दिया है, एक फाइनल चीज़ अगर आपको बोला जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वो आपका रेशियो और कंक्लूसिव डिसीजन होता है कि आप फाइनली बोलते हो कि दिस पर्टिकुलर एक्यूज्ड इज हेल्ड लायबल या दिस पर्टिकुलर एक्यूज्ड इज नॉट हेल्ड लायबल फॉर सो एंड सो रीजंस, वो आप उसमें मेंशन करते हो। अब प्रो वाला क्या सीन था, ये तो बेसिक चीज़ हो गया। प्रो में क्या है? प्रो में आपको किस पर्टिकुलर एग्जैक्ट मैनरिज्म में चीज़ें लिखनी हैं वो मैं मेंशन करूँगा। तो जजमेंट में सबसे पहले आपको कैप्शन लिखना है, कौन सा कोर्ट है वो, कौन सा पार्टीज है ये वो, तो ये कैप्शन हो गया। दूसरा चीज़ आपको लिखना है केस नंबर एंड साइटेशन। ये आपने अपने पेपर में लिख लिया, पहले कैप्शन, दूसरा
केस नंबर और साइटेशन। तीसरा मटेरियल फैक्ट्स, और इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको। तीसरा मटेरियल फैक्ट्स आपने लिख दिया, उसके बाद चौथे पे इश्यूज, आप क्या लीगल इश्यूज है उसको मेंशन करोगे आप। फिर पांचवें पर आता है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ बाय बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज का आपको समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखना पड़ेगा कि भाई प्रोसिक्यूशन ने ये मेंशन किया अपने आर्ग्यूमेंट में, डिफेंडेंट्स ने ये मेंशन किया अपने आर्ग्यूमेंट में। उसके बाद फिफ्थ इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये मेंशन करने के बाद आपको फिर लॉ अप्लाई करना है ऑन टू द फैक्ट्स, और उसके बाद आपको अपना फाइनल कंक्लूसिव वर्डिक्ट देना है। तो ये प्रो में ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं, कैप्शन, केस नंबर और साइटेशन, मटेरियल फैक्ट्स, इश्यूज, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ पार्टीज, एप्लीकेशन ऑफ लॉ और फाइनल कंक्लूसिव वर्डिक्ट। तो ये तो पता चल गया कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ध्यान में रखने हैं टू राइट अ गुड जजमेंट। मैंने बोला था कि आप इस वीडियो पे टोटली रिलाई कर सकते हो। क्यों रिलाई कर सकते हो? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी बोली गई है कि भाई अगर आप एक अच्छा जजमेंट लिखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें तो मस्ट है उसमें होना। तो उस जजमेंट का नाम है शकुंतला शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। शकुंतला शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था एक जजमेंट का पर्पस क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, कंटेंट्स क्या होने चाहिए और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। इसमें एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि once the accused has been convicted by a trial court, there shall not be any presumption of innocence thereafter. So एक बार ट्रायल कोर्ट अगर आपको किसी को कन्विक्ट कर देता है तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है ना, कि एवरीबडी हैज टू बी ट्रीटेड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो वाला प्रिजम्पशन फिर आप हट जाता है, तब वो प्रिजम्पशन नहीं कोर्ट करेगा। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर जजमेंट में ऑब्जर्व किया था। सो आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू इजी और कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर में आप लोगों को जजमेंट का कंटेंट बता पाया और एक जजमेंट भी बताया, और ये जजमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजी है। आई होप मैं इस वीडियो से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जस्टिस कर पाया हूँ, और बाकी लीगल अपडेट्स, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल पे शेयर करते रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है उसी को मैं अपलोड ना करूँ, मैं एक नया कंटेंट अपलोड करूँ जिससे कि आपको कुछ नए चीज़ें पता चले। उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, इसीलिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट मैं अपलोड करूँ वो क्वालिटी वाला कंटेंट रहे। सो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, और आप क्लैड सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।